अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप CS619 का फाइंड डिलीवरेबल जो है वो कैसे सबमिट करवाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको रिक्वायर होती हैं जब आपने फाइंड डिलीवरेबल जो है सबमिट करवाना होता है, और आपको फाइंड डिलीवरेबल बनाने के बाद वाइवा की तैयारी वगैरह कैसे करनी होती है, उस चीज़ के बारे में भी आपको मैं गाइड करूँगा। इससे पहले मैंने तीनों फेज़ यानी कि SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और प्रोटोटाइप के बारे में कंप्लीट गाइड किया है। आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी दिखाए थे, आपको तैयारी करने का मेथड भी बताया था। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे फाइंड डिलीवरेबल की सबमिशन के बारे में कि आपने वो बनाना किस तरह है, उसके बाद कौन कौन सी फाइल रिक्वायर होती हैं और आपने इसको सबमिट कैसे करवाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर गाइड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है ट्रैक एम्प्लॉय एप्लीकेशन का। अब इसकी फ़ाइल यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट फ़ाइल है। अब इस फाइल के अंदर अगर आप देखें तो ये ट्रैक एम्प्लॉय एप्लीकेशन के नाम से एक हमारे पास प्रोजेक्ट है। बेसिकली है तो ये मोबाइल एप्लीकेशन, और बट ये प्योरली मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। इसके अंदर कुछ चीज़ें एंड्रॉयड की हैं, कुछ चीज़ें C# की हैं, और API का इस्तेमाल करके ये बनाना था। लेकिन स्टूडेंट कह रहा था कि मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, तो मैंने फिर उसकी मेल्स वगैरह करके और डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं हमारे पास, हमने उनको फॉलो करके इसको हमने चेंज करवाया PHP के अंदर। ठीक है, तो मैंने अभी इसको PHP के अंदर कंप्लीट बनाया है, और क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर से अप्रूवल ले चुके हैं इस चीज़ का कि हम इसको अनदर लैंग्वेज में बना रहे हैं, तो उसको अगर इससे कोई इशू नहीं है, वो हमें अलाउ कर देता, तो हम इजीली इसके अंदर काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये भी पूछ रहे होते हैं कि सर अगर हम इस प्रोजेक्ट को हम इस टूल में नहीं बना पा रहे तो क्या हम किसी अनदर लैंग्वेज में इसको बना लें। तो इसका जवाब यही होता है कि हमेशा पहले अपने इंस्ट्रक्टर से आप पूछें। अगर आपका सुपरवाइजर आपको ये चीज़ अलाउ कर देता है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, अगर वो अलाउ नहीं करता तो फिर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन है, लेकिन अब हमने क्योंकि इसको वेबसाइट के तौर पर बनाया तो ये ट्रैक एम्प्लॉय वेबसाइट आप समझ लें, ये वेब ऐप समझ लें आप। ठीक है, तो फाइंड डिलीवरेबल सबमिशन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो SRS और दूसरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें बनी हुई हैं तो आपका फाइंड डिलीवरेबल जो है उसके अंदर कोई इतनी को मुश्किल चीज़ नहीं होती। ठीक है, प्रोटोटाइप के अंदर जैसे कोड होता है, इसी तरह आपने फाइंड डिलीवरेबल के अंदर कोड करना होता है। और दूसरी जो चीज़ जो कि अलग होती है प्रोटोटाइप से, वो ये होती है आपका SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का जो डाटा होता है हमने कलेक्ट करके तो फाइंड डिलीवरेबल के अंदर हम लोगों ने इस्तेमाल करना होता है। कैसे? यहाँ से हम लोग फाइल डिलीवरेबल की फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हम कर लेते हैं इसको ओपन। ये फाइल हमारे पास आ गई है, तो अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। एक, आपको ये डॉक्यूमेंटेशन बनानी होगी अपने प्रोजेक्ट की। ठीक है, कि आपने ये चीज़ क्या की है, कैसे कैसे की है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आपने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी। प्रेजेंटेशन के अंदर आपने इसको कंप्लीट गाइड करना होगा, कैसे आपने कौन ERD बनाई, कैसे आपने डेटाबेस डायग्राम बनाई। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का सबसे पहले, उसके बाद यूज केस डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें आपने अपने SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर बनाई हुई हैं। फिर बिजनेस रूल्स में अपनी फंक्शन रिक्वायरमेंट लिख दें, आर्किटेक्चर डायग्राम में आर्किटेक्चर पेस्ट कर दें, टीम स्ट्रक्चर में टीम स्ट्रक्चर बना दें। ये मैं आपको सॉल्व किया हुआ सारा दिखाता हूँ। गैंट चार्ट पेस्ट कर दें, सीक्वेंस डायग्राम, और उसके बाद इसी तरह क्लास डायग्राम, ERD डायग्राम और डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम, यूज़र इंटरफेस जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई है उसका, और उसके बाद टूल्स आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने। उसके बाद इसकी बात करें फाइनल ईयर टेम्पलेट की, डॉक्यूमेंटेशन की, इसमें आपने इसी तरह प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, और नीचे ये आपका सुपरवाइज़र का नेम आ जाएगा, ग्रुप IDs आ जाएंगी, और फिर ग्रुप मेंबर्स वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ग्रुप ID, और उसके बाद ये आपका सुपरवाइज़र का नेम, फिर एक्सटर्नल सुपरवाइज़र अगर कोई है तो। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे ये चीज़ें आपने खुद से सारी लिखनी होंगी। ये मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये आपके पास एक फॉर्मेट है जिसको आपने फॉलो करना होता है। इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर मैंने सॉल्व किया होगा। एक सैम्पल के तौर पर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने सॉल्व किया हो। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ डायरेक्टली, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा मैं आपका। तो ये मैंने बनाया हुआ है। प्रेजेंटेशन पे आते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन देख लें जी। ये हमने एप्लीकेशन का नेम लिख दिया, ग्रुप मेंबर्स लिख दिए, इंट्रोडक्शन करवा दिया, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है, मैंने इसको 2 स्लाइड्स में कवर किया है। फिर इस तरह हमारे पास प्रोसेस मॉडल आ गया, यूज केस डायग्राम जो मेरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनी थी, इसी तरह फिर जो उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पेश कर दी। फिर जो उसका आर्किटेक्चर था वो मैंने पेश कर दिया। टीम स्ट्रक्चर आप इस तरह बना लीजिएगा। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल जो कि SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर आप करते हैं, सेम वही चीज़ें सिर्फ मैंने वहाँ से कॉपी की है, यहाँ पेस्ट की हैं। फिर सीक्वेंस डायग्राम वही SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वाली। उसके बाद इसी तरह लॉजिकल क्लास डायग्राम, ERD डायग्राम, डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम,
और ये एट द एंड उसका यूज़र इंटरफेस जो मेरी एप्लीकेशन बनी है वेब ऐप उसके बाद जो टूल मैंने इस्तेमाल किए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं और डेट्स इट, ये मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिकली फाइनल डॉक्यूमेंट के बारे में कि उसमें क्या होता है। वही अगेन वही चीज़, एप्लीकेशन का नाम लिखें, सुपरवाइज़र का नाम लिखें, सबमिट जिसको कर रहे हैं आप, जो सबमिट करवा रहे हैं सबमिटेड बाय, वो आप अपना डिटेल्स लिखेंगे, नेम लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी और देन सुपरवाइज़र का नेम। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये डेडिकेशन वगैरह आपने जिसको डेडिकेट करना हो प्रोजेक्ट, फिर एक्नॉलेजमेंट में अपना आपने लिख देना है ये चीज़ें। और उसके बाद नीचे ये प्रीफेस आ गया। उसके बाद नीचे यहाँ से आपका टेबल ऑफ कंटेंट शुरू हो जाता है जहाँ से आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट की वो डॉक्यूमेंटेशन शुरू होती है। सबसे पहले वही चीज़ें जो आपने एसएस के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर लिखी थी वही यहाँ पे लिख दें, उसी के अंदर थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके उसी को पर्पस के तौर पे लिख दें। बस स्टार्ट में लिख दें द पर्पस ऑफ द फलां एप्लीकेशन और ये वो अपना वो लिख दें। उसके बाद नीचे आ जाएँ, उसी को आप थोड़ा सा घुमा के वर्डिंग उसकी चेंज करके उसी को आप स्कोप के तौर पर इस्तेमाल कर लें। फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आपने जस्ट अपनी एप्लीकेशन का नेम पेस्ट कर देना, बाकी तकरीबन ये चीज़ें सेम ही रहती हैं सब में, ठीक है। नीचे आ जाएँ, उसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट की फंक्शन रिक्वायरमेंट की होगी वही आप वहाँ पे पेस्ट कर दें। अगेन नॉन फंक्शनल तकरीबन सेम रहती हैं प्रोजेक्ट में, तो आप यही लिख सकते हैं, ठीक है। यूज़ केस डायग्राम अगेन एसएस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो आपने दी थी वही दे दें यहाँ पे। उसके बाद यूजेज सिनेरियो है, इसको भी आप सेम एज इट इज़ जो आपने एसएस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अडॉप्टेड मेथड जो भी आपने एसएस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में की होगी वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद वर्क प्लान और प्रोजेक्ट शेड्यूल और नीचे आ जाएँ। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता क्या है और ये वही चीज़ें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वाली उठा के पर्पस स्कोप अगेन वही चीज़ें दोबारा पेस्ट कर देते हैं और नीचे आ जाएँ। ये आर्किटेक्चर वही आ गया। उसके बाद यहाँ से आपका मेन स्टार्ट हो जाता है। सीक्वेंस डायग्राम भी आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में बनाई होगी, क्लास डायग्राम भी आपने बनाई होगी, फिर डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम भी बनाई होगी। ये वही चीज़ें तकरीबन सेम आप उसमें देख रहे होंगे, प्रेजेंटेशन में वही चीज़ें आपकी सेम डॉक्यूमेंटेशन में होती हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस आ गया और उसके बाद नीचे आ जाए चैप्टर 3 में, तो यहाँ पे वही अगेन एक आर्किटेक्चर आपने पेस्ट करना है और ये रेफरेंसेस होते हैं और नीचे अपेंडिक्स वगैरह होती हैं, इसको भी आप बेशक एज इट इज़ इस्तेमाल कर लें। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अब फाइनली हम मूव करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। एक प्रोजेक्ट क्या है तो मैं पहले ज़ैम्प ओपन करता हूँ, फिर आपको रन करके जो है वो सारा बता देता हूँ। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आप याद रखनी होती है, टूल से ज़्यादा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है कि उसकी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। और सेकेंडली चीज़ ये कि क्या वो आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर प्रोजेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट /phpMyAdmin करूँ, सबसे पहले हम लोग इसका डाटाबेस ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये इसका डाटाबेस है, ठीक है, एम्प्लॉय ट्रैकिंग का। और यहाँ पे मैं जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली प्रोजेक्ट है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अंदर मुझे कहीं भी नहीं लिखा गया था कि आपने एक लॉगिन पेज या एक होम पेज बनाना है या एक लैंडिंग पेज बनाना है। वहाँ पे सिर्फ ये रिक्वायरमेंट थी कि एडमिन लॉगिन करे आईडी पासवर्ड के साथ और वो न्यू एम्प्लॉय ऐड कर सके, उसकी वो जीपीएस वगैरह के साथ लोकेशन चेक कर सके और उसकी वो जब वो इंटर होता है या एग्जिट होता है तो उसकी लोकेशन बता सके। मतलब प्रॉपर एक फॉर्मेट नहीं है कोई भी रिक्वायरमेंट का। लेकिन हमने क्या किया, इसको प्रॉपर्ली एक वे में सबमिट कराया। देखें, एडमिन पोर्टल अलग बनाया, एम्प्लॉय पोर्टल अलग बनाया, उसके की फीचर्स बताया कि वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है, ये वर्क कैसे कर रहा है वो सारा उसको समझाया। फिर अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने फीचर्स के अलग बताएं, फिर एडमिन लॉगिन हमने अलग दिया हुआ है, इसी तरह एम्प्लॉय का लॉगिन अलग दिया हुआ है। मैं दोनों आपको लॉगिन करके भी बताता हूँ। सबसे पहले एडमिन लॉगिन कर लेते हैं। तो एडमिन का मैं यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करता हूँ, उसका लॉगिन करता हूँ पहले, ठीक है। ये मेरा एडमिन लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय की ऐड कर सकते हैं, कोई नया एम्प्लॉय, उसकी लोकेशन व्यू कर सकते हैं। जैसे अगर फर्ज करें इसी की लोकेशन व्यू करनी हो तो हम ऐसे क्लिक करते हैं, सर्च लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो उसके लॉगिन लॉग आउट हर चीज़ हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हमने किसी की सैलरी देखनी है तो वो भी हम आईडी के थ्रू उसकी सैलरी जो है वो देख सकते हैं। अब ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक्चुअल में यहाँ पे डिफाइन तो नहीं थी, लेकिन इस प्रॉपरली प्रोजेक्ट को एक शेप देने के लिए हमें ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, ठीक हो गया। वो इन पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपको ये इस पैराग्राफ में आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मिलती है, बट एक्चुअली सर ने यहाँ पे नीचे फंक्शन रिक्वायरमेंट वो चीज़ नहीं लिखी हुई थी, बट मैंने इसको प्रॉपर एक वे में इंप्लीमेंट कर दी है, ठीक है। अब बैक टू होम आते हैं। इस तरह हमारे पास एम्प्लॉय पोर्टल है। जब आप एम्प्लॉय पोर्टल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने जाके चेक इन चेकआउट करना होता है। लॉगिन पे क्लिक करें तो यहाँ पे अब आपने चेक इन चेकआउट करना है। जब आपका नेम वगैरह आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। अब आपने किस टाइम लास्ट टाइम चेकआउट किया वो आपका आ गया। अब मैं अगर अगेन चेक इन पे क्लिक करता हूँ, देखिए आगे सक्सेसफुली चेक इन, ठीक है। अगर मैं भी चेकआउट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा सक्सेसफुली चेकआउट। अब मैं चेक इन चेकआउट कितनी देर में किया है वो मेरा यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, देखें नीचे 9:19 हुए हैं यहाँ पे, तो ये आ गया है। चेक इन मैंने इतने टाइम पे किया, चेकआउट इतने टाइम पे किया और ये आवर एक भी नहीं बनता, इसलिए मेरा ये नल आ रहा है, ठीक है, हो गया।
उसके बाद अगर मैं माई प्रोफाइल पे जाता हूँ तो यहाँ पे जाके मैं अपनी एम्प्लॉय आईडी वगैरह, पोजीशन वगैरह और जितनी भी चीज़ें वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मेरा स्टेटस यहाँ पे एक्टिव आ रहा है कि मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है। इस तरह मैं बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा, डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। अगर लॉग आउट करूँगा तो मैं वापस अपने उसी पैनल पे चला जाऊँगा, और अगर बैक टू होम पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं अपने फिर से लैंडिंग पेज पे चला गया हूँ। ठीक हो गया। ओके, अब ये मेरे पास डाटाबेस है एडमिन की। एक हमारे पास लॉगिन कंडीशंस वगैरह जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी होंगी, अटेंडेंस वगैरह मेरी यहाँ पे पड़ी होगी जो लगाई हुई है। ये डिपार्टमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। फिर उसके बाद नीचे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं डिफरेंट, फिर उसके सेशंस वगैरह आ जाते हैं, फिर उसकी ट्रैकिंग वगैरह आ जाती है, और इसी तरह नोटिफिकेशन वगैरह अगर कोई देना हो तो वो आ जाता है, सैलरी अपडेट वगैरह, इसी तरह हमारी सैलरी कैलकुलेशंस वगैरह आ जाती हैं, सिस्टम सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं। तो ये चीज़ें जिसके डेटाबेस में हम लोगों ने इस्तेमाल की हुई हैं। होप्स हो कि आपको प्रोजेक्ट की भी समझ आई होगी, आपको ये भी चीज़ें आइडिया हुई होंगी कि जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट बेशक कम हो, उसकी 2-3 रिक्वायरमेंट हो, तो आपने इसको प्रॉपर एक वेबसाइट की लुक कैसे देनी। याद रखें, जब भी आपने प्रोजेक्ट बनाना होता है आपने ये चीज़ सोच के बनाना होता है कि इसका कोई बैकएंड पे कोई पर्पज़ हो। ठीक है, ये कुछ कर सकता हो। जैसे भी मैं ये अगर पोर्टल की बात करता हूँ तो ये एक कंप्लीट एम्प्लॉय पोर्टल है कि जब भी एम्प्लॉय कोई आता है कंपनी के अंदर, वो क्या करेगा, अपना चेक इन चेकआउट करेगा तो हमें पता लग जाएगा कितनी देर उसने चेक इन किया है, किस टाइम पे किया है, क्या लेट किया है या जल्दी किया है, कितने आवर के बाद वो लीव किया है। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियरली मिल रही हैं। इट्स मीन कि ये एक कंप्लीट पोर्टल है। अगर मैं सिर्फ जीपीएस की बात करूँ तो यहाँ पे कंप्लीट पोर्टल ये नहीं होता, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं ताकि कंप्लीट वे में आपको गाइड कर सकूँ कि प्रोजेक्ट एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। ठीक हो गया। होप्स हो कि आपको समझेगी। फिर भी कोई जहन में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा। बाकी पेड वगैरह आपने प्रोजेक्ट बनवाना है, आपने कोई फंड डिलीवरेबल की प्रिपरेशन करनी है, किसी भी फेज़ को आपने बनवाना है या प्रिपरेशन करनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे आपको शो हो रहा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी अपने होस्ट दोस्त शाली को। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।